Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. चलिए, कल हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन कैसे होता है, कैन का यूज कैसे होता है, किन किन जगहों पर होता है। तो ये कैन जो है कंप्लीट मॉडल एग्री वर्ब है। अब इसका यूज क्या होता है वो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। अब एक एक करके मैं कैसे कैन को किस जगह सेट करें, फूड को कहाँ लगाएं, किन कंडीशन में फूड लगाया जाता है, किन कंडीशन में मे लगाया जाता है, किन कंडीशन में माइट लगाया जाता है, तो मैं एक एक करके सबके बारे में डिटेल से बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं दो चार सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ, दो चार सेंटेंसेस के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग वाकई में ऑनलाइन क्लास करते हो तो घर पर मेहनत करते हो या नहीं। तो मैं दो चार सेंटेंस लिख रहा हूँ और देखते हैं कि मॉडल एग्री वर्ब क्या है। अगर इसको समझ गए तो मैं समझूंगा कि आप वाकई में मॉडल एग्री वर्ब को समझ रहे हो और ईमानदारी से पढ़ रहे हो। नहीं तो आजकल तो ऑनलाइन क्लास तो मजाक हो चुका है बच्चों के लिए, लेकिन सिंसियर बच्चे उसको बड़ी गंभीरता से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि सब मजाक बना लिए हैं, सिंसियर बच्चे इसको बड़ी ही गंभीरता से पढ़ रहे हैं और घर बैठे ही बहुत कुछ वो सीख रहे हैं। इसलिए मैं दो चार सेंटेंस दे रहा हूँ। ये रहा, आई कैन दिस वर्क, आई कैन दिस वर्क, यू शुड, योर कंट्री, ओ माय गॉड आगे करके लिख दिए, योर पेरेंट्स कर देते हैं, यू शुड, योर पेरेंट्स सी में टू गो टू विलेज, आई माइट टू हेल्प यू। ये चार सेंटेंस आपके सामने रहा, दिख रहा है सबको? चलिए बताएं कि आप लोग ये सेंटेंस सही है या गलत है। सही कौन बोल रहे हैं वो बताएंगे, सही किसके अनुसार से है। देखिए, चलिए हम समझ गए हैं। आप लोग क्या करते हैं, नाउ लिसन, कि जब सब्जेक्ट और मॉडल वर्ब रहे तो उसके बगल में मेन वर्ब का होना बिल्कुल जरूरी है। अगर मेन वर्ब नहीं होगा तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा। मतलब कंप्लीट मॉडल वर्ब कभी भी, कंप्लीट मॉडल वर्ब कभी भी फुल सेंटेंस नहीं बना पाएगा और कंप्लीट मीनिंग के साथ। ये तो मैं बता रहा था कि जब भी मॉडल एडजेक्टिव वर्ब लगेगा तो उसके बगल में मेन वर्ब का होना आवश्यक है। अगर मॉडल एडजेक्टिव वर्ब के बगल में मेन वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसमें तो मॉडल वर्ब है ये कैन, लेकिन इसके बगल में कोई वर्ब नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसका सही हो जाएगा, इसमें डू लगा दीजिए, आई कैन डू दिस वर्क। अब ये सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू शुड डैश योर पेरेंट्स, यू शुड डैश योर पेरेंट्स। नहीं भाई, ये यहाँ लिख दिया है, आप बताओगे ये सेंटेंस सही है या गलत है। ये सेंटेंस भी गलत है, क्योंकि अभी मैंने तुरंत बताया कि मॉडल्स के बगल में क्या होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए। यहाँ तो वर्ब है ही नहीं, इसलिए सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पर यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स, सर्व योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कोई भी वर्ब आप दे सकते हो, लेकिन हमेशा भी वन रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा भी वन रहेगा। वेरी गुड। यहाँ पर हेल्प दे देते हैं हम, हेल्प योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की मदद करनी
चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये भी याद हमेशा माइंड में रखिएगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बगल में हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है, ये मैंने बताया था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी में टू, ये इन्फिनेटिव में बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? इन्फिनेटिव बना रहा हूं। इन्फिनेटिव के माध्यम से देखते हैं कि आप कितना याद कर चुके हो, सेंटेंस को समझे हो, यूज करने के लिए मॉडल्स को समझे हो। ये बताओ, आप किसी में टू गो टू विलेज, ये सेंटेंस सही है या गलत है? वेरी गुड, सही पकड़ा आप लोगों ने कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में, मॉडल्स के बगल में कभी भी इन्फिनेटिव इट मींस टू का प्रयोग नहीं होता है। जस्ट बगल में हमेशा मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये टू नहीं लगेगा। अब सेंटेंस सही हो गया, इस टू को हटा दिए। सी में गो टू, वह घर जा, ये गांव जा सकती है, ये संभावना पॉजिटिव बता रहा है, यहाँ पर ये टू नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट देखिए, आई माइट टू हेल्प यू, यहाँ पे सही है या गलत है? इसमें ही गलत है भाई, क्योंकि माइट बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने। क्लियर हो गया? चलिए, आप लोग लगता है कि मेहनत करते हैं, मैं समझ गया कि आप लोग बहुत मेहनत करते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो ना। वेरी गुड, आप लोग आंसर दे दिए बढ़िया से। चलिए, एक दो क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, बस इसी तरह से रिलेटेड है, मॉडल से ही रिलेटेड है, देखेंगे। दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? सी कैन बी हेल्प मी। अब बताएंगे ये सेंटेंस सही है या गलत है? कहाँ गलत है? ओ, यानी कि बी नहीं लगेगा, यही ना? यस। वेरी गुड, सही पकड़ा आपने। मैंने लिखाया था, जब मॉडल्स के बगल में बी रहे, मॉडल्स के बगल में बी रहे, तो बी के बाद लगेगा B3 लगेगा, तो यहाँ पर हेल्प हो जाएगा। तो सी कैन बी हेल्प्ड मी। अब सेंटेंस सही है? yes, वैसे अकॉर्डिंग टू मीनिंग ये सेंटेंस अभी भी गलत है। मैंने बताया था पेसिव वॉइस में, पेसिव वॉइस में मेरे भाई, पेसिव के बाद बी और बी के बाद B3 लगेगा, लेकिन पेसिव वॉइस में आप जानते हो कि आगे आने वाला वर्ब जो है, ये प्रोनाउन जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो प्रीपोजिशन के साथ आता है। हालांकि ये मैंने नहीं बताया, तो आप लोग उसमें दिमाग भी नहीं लगाया, मैंने जितना बताया उसके आगे बढ़ते ही नहीं हो। तो यहाँ पर सी कैन बी हेल्प्ड, अब यहाँ पे बाई लगेगा, बाई मी, हेल्प्ड बाई मी, तब ये सेंटेंस सही होगा। वहां भी नजर रखिए, केवल मॉडल्स पढ़ रहे हैं तो केवल मॉडल्स को ही नजर में नहीं रखना है, उसके आगे भी देखना है, तब जाके आप सेंटेंस को सही कर पाओगे। केवल एक जगह नजर रखना नहीं है, उसमें एकदम ब्रेन को फास्ट करना है। ओके, चलिए, अब हम लोग कैन के बारे में पढ़ चुके थे, मॉडल्स का यूज कैसे करेंगे वो भी पढ़ चुके थे, कैन कहाँ कहाँ लगाया जाता है ये भी मैंने बताया था। अब कैन के बाद आता है मॉडल्स के रूप में कुड। कैन के बाद क्या आता है? कुड आता है। तो कुड के बारे में हम लोग जानते हैं कि कुड क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि स्कूल का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉडल्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये कोई मायने नहीं रखता, ये कहीं पूछा नहीं जाता है, किसी कंपटीशन में नहीं आएगा कि स्कूल का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ेंगे जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कुड, कुड का प्रयोग आपके एग्जाम में आएंगे, और वो भी मॉडल्स का प्रयोग जो है, मॉडल्स का क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए लिखते हैं हम लोग फूड के बारे में, फूड है क्या और जानते हैं फूड क्या है। लिखिए ऊपर में टॉपिक दे दीजिए, यूज ऑफ फूड, यूज ऑफ फूड, यूज ऑफ फूड। सबसे पहला यूज है कि फूड का प्रयोग जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, नम्र निवेदन के लिए किया जाता है। फूड का प्रयोग जो है नम्र निवेदन के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोलाइट, POLIT, पोलाइट रिक्वेस्ट,
पोलाइट रिक्वेस्ट मीन्स होता है नम्र निवेदन, नम्र। हाँ विकास जी बोलिए। ओके ठीक। तो यूज ऑफ इट इज यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन के लिए इसका प्रयोग, नम्र निवेदन। और याद रखेंगे टोटल मॉडल सेक्रेटरी वर्ब में, टोटल मॉडल वर्ब में सबसे पावरफुल वर्ब जो है ये कुड होता है। सबसे पावरफुल वर्ब कौन होता है? कुड होता है। बड़े ध्यान से पढ़िएगा, मैं सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ कितना आसान है कुड, कैसे इसका यूज करोगे, किन किन जगहों पर इसका यूज करोगे, कब जरूरत पड़ता है कुड का यूज। तो ये सब पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ब है रिक्वेस्ट के लिए कुड। तो जब आपको बड़ी नम्र निवेदन गिरगिरा के किसी का पांव पकड़ना होगा, भैया मेरी मदद करो मर जाएंगे यार, छोड़ दो पुलिस के सामने, हेलमेट नहीं है, चालान काट रही है सर, पैसा नहीं है, तो उस वक्त ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? कुड का यूज करोगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अब किसी से पैसा मांगना हो, एकदम मम्मी से पैसा मांगना हो, मम्मी दे नहीं रही है, आपको पहले दे चुकी है मेला देखने के लिए, अब फिर मांगना है, एकदम चिपक जाते हैं, मम्मी प्लीज दो ना, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? कुड का प्रयोग करना होगा। ठीक है? या जैसे कुछ लोग देखो क्या करते हैं, सुट्टा मारते हैं, सुट्टा मारते हैं, और सुट्टा मारने वाले को जगह चाहिए, वो ढूंढेगा इधर उधर, नहीं तो चला जाता बाथरूम भी, बकलेल कहीं का, जगह नहीं मिलता तो लेटरिन रूम चल जाता, वहां पर दारू पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए। हमको तो आशा लगता है, कभी कभी देखते हैं मार्केट समय तो क्या गजब है, जहाँ कचरा रहता है वहां जाकर खड़ा होकर सिगरेट पिएगा, ये तो इधरों से गंदा उधरों से गंदा, दोनों तरफ से गंदा। तो वो क्या करता है, जगह ढूंढेगा, किसी से पूछेगा कि सिगरेट पीने के लिए, तो इस जगह वो रिक्वेस्ट करता है बड़ा एकदम नॉर्मल होकर के, सिगरेट पीने के बाद देखो करना, हाँ वो कड़क आवाज में बोलेगा, उसके पहले लगता है इसे कुछ होने वाला नहीं है भैया। तो इस तरह से रिक्वेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप लिखोगे एक्सप्रेस, EXPRESS, एक्सप्रेस मीन्स अभिव्यक्त करना। तो एग्जाम्पल पोलाइट रिक्वेस्ट, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में है कि कुड, कुड शुरू में कर दिए, कुड आई स्मोक हियर, कुड आई स्मोक हियर, कुड आई स्मोक हियर, एकदम रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, धूम्रपान करने के लिए, सुट्टा मारने के लिए, कुड आई स्मोक हियर। ठीक है, जरा मैं यहाँ धूम्रपान करूं, आपको अदो देखते फटा, सॉरी सर। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का प्रयोग करेंगे। चलिए उदाहरण जल्दी लिखते भी जाइए। अगला सेंटेंस, कुड आई हैव पोलाइट, POLITE, पोलाइट रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट नम्र निवेदन। कुड आई हैव ए टॉक, कुड आई हैव ए टॉक टू यू, कुड आई हैव ए टॉक with you, could I have a talk with you। अब निवेदन कर रहे हैं कि मैं आपसे कुछ बातें करूं, अगर आप परमिशन देंगे, हेलो अमित भैया मैं आपसे बातें करूं, परमिशन देंगे आप? तो रिक्वेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, जब पूरा रिक्वेस्ट गिरगिरा के, कुड यू गिव मी सम मनी, पूरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब एकदम लगता है कि गिरगिरा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, उस कंडीशन में कुड से क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस में है, नेक्स्ट में प्रयोग इसका आएगा, या आप किसी से कुछ किताब मांगते हो, कुड यू लैंड मी योर बुक फॉर अ वीक, जरा आप अपनी किताब एक सप्ताह के लिए देंगे, तो इस कंडीशन में क्या करना है? कुड का प्रयोग करना है। ओके, आप कैन से भी कर सकते हैं, मे से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक किससे होगा? कुड से होगा। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे,
पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट मतलब बीती हुई आदत या कैपेसिटी, बीती हुई आदत या पहले की जो कैपेसिटी थी आप में, क्षमता थी आप में, उसको बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पास्ट हैबिट या एबिलिटी कर लो, आदत या योग्यता। पास्ट हैबिट जो आपकी पहले आदत थी लेकिन अब नहीं रही, या पहले आप में वो कैपेसिटी थी, क्षमता थी, योग्यता थी, एबिलिटी थी, पावर थी, उनको बताने के लिए आप क्या करोगे, कुड का प्रयोग करोगे। सेंटेंस में जैसे लिखोगे, इन माई, एग्जाम्पल में, इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, मेरे बचपन में, मैं बचपना में, मैं जब छोटा था, जब मैं बहुत छोटा था, तो आई कुड रन, आई कुड रन फॉर आवर्स, फॉर आवर्स। बचपन में मैं घंटों दौड़ा करता था, बचपन में मैं घंटों दौड़ सकता था, यानी कि दौड़ता था। पहले की आदत मेरी ऐसी थी, लेकिन अब जो है 5 मिनट दौड़ते हैं ना, हफिंग एंड पफिंग, तो पहले पूरे 2-2 घंटा तक कूदते रहते थे, लेकिन अब 5 मिनट रामदेव बाबा का योगा करते हैं तो लगता है एकदम पसीना पसीना निकल गया। तो ये पास्ट हैबिट हुआ या नहीं हुआ, मेरी बीती हुई आदत थी कि नहीं, अब वो आदत नहीं रही, मेरी पास्ट एबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है, अब वो कैपेसिटी खत्म हो गया, समाप्त हो गया है। इस तरह से पास्ट हैबिट को बताने के लिए या एबिलिटी को बताने के लिए क्या करोगे आप, कुड का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस, एक और सेंटेंस लिख लीजिए, आई कुड। अब एबिलिटी देखिए कैसे होता है, आई कुड टीच, आई कुड टीच यू, I could teach you without glasses. I could teach you without glasses till last month. I could teach you without glasses last month. मैं आपको बिना ग्लास का, बिना चश्मे का गत महीने तक पढ़ा सकता था, लेकिन अब नहीं है, वो आदत भी खत्म, वो सामर्थ्य मेरी गई, सठिया गए, आंख में रोशनी खत्म, या 40वां लग गया है, तो अगले महीना, तो अब कैपेसिटी सामर्थ्य नहीं रहा, अब हमको चश्मा चाहिए तब पढ़ाएंगे। अरे बाबू आंख चढ़ा रहा है, देखते हैं सामने तो एक ही आदमी तो दिखाई देता, कहते हैं कि नहीं। तो इस तरह से, तो आई कुड टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता था, विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे का, कब तक, टिल लास्ट मंथ, गत माह तक, लेकिन अब वो सामर्थ नहीं रहा, अब खत्म हो गया। तो इस तरह से पास्ट एबिलिटी हो गया, ये हैबिट भी हो गया इसमें, अब इसमें एबिलिटी भी हो गया, और देखिए इसमें कैपेसिटी झलकता है, सामर्थ दिखता है। ठीक है, अब देखेंगे एबिलिटी मतलब पढ़ाई से रिलेटेड बातें होती है, तो पढ़ाई से रिलेटेड बातें होती है, तो यहां पर आप कह सकते हैं, आई कुड टीच यू इंग्लिश, आई कुड टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता था, टिल लास्ट मंथ, गत महीने तक, लेकिन अब मेरी बोली थरथरा रही है, अब मुझे बोला नहीं जाता। बात हो जाएगी ना। इस कंडीशन में दो बात एकदम नॉर्मल है, पोलाइट रिक्वेस्ट करना है तब कुड का प्रयोग करेंगे, जब पास्ट हैबिट आपकी कुछ है उसको बताएंगे, याद आ गई, अरे जानते हो हम तो पहले यही काम कर ले सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते हैं,
इस रूप में करेंगे, ठीक है। पास्ट हैबिट दूसरी चीज से भी बताया जाता है, यूज टू से भी होता है, ठीक है, लेकिन उसमें एबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, पॉसिबिलिटी। नंबर 3 में लिखेंगे पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी कुड। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बीच में। देखिए नेक्स्ट टाइम नंबर 3 में आता है कि आप, ये तो क्लियर हो गया आपका, पास्ट हैबिट को बताने के लिए या एबिलिटी को बताने के लिए आप क्या करोगे, कुड का प्रयोग करोगे। उसके बाद आता है आपकी पास्ट पॉसिबिलिटी जो है, कोई संभावना पहले थी, उस बीती हुई संभावना को बताने के लिए भी आप क्या करोगे, कुड का प्रयोग करोगे। और उसके साथ साथ अनसर्टेनिटी का बोध होता है, अनिश्चितता का बोध कराने के लिए भी आप क्या करोगे, पास्ट ये कुड का प्रयोग करोगे। अनिश्चितता का बोध कराने के लिए भी, अनसर्टेनिटी, इनडेफिनिटनेस का, या पॉसिबिलिटी। कन्फर्म है। अब पॉसिबिलिटी कैसे, जैसे मैं कहीं हूं तो कहूं कुड आई गो नाउ, कुड आई गो नाउ, संभावना है मेरे अब जाने का, कि अब मैं जा सकता हूं, अब मैं जा सकता हूं, यहां पर संभावना पॉसिबिलिटी को बता रहा है। तो इस तरह से कभी भी पॉसिबिलिटी हो तो उस पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी का बोध कराने के लिए क्या करोगे, कुड का प्रयोग करोगे। तो आप लिखो नंबर 3 में पॉसिबिलिटी, POSSIBILITY, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में संभावना या अनसर्टेनिटी, UNCERTAIN, सर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। अनिश्चितता का बोध कराने के लिए क्या होता है, ये थोड़ी अनिश्चितता में एक तो और होगा, अनिश्चितता का बोध कराने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुड आई गो नाउ, कुड आई गो नाउ, ये आपको संभावना का बोध करा रहा है और संभावना के साथ साथ अनसर्टेनिटी का भी बोध करा रहा है। नेक्स्ट है कभी कभी एग्जाम देते हैं तो कहते हैं ना वो पास कर सकता था जब मेहनत करता तब, तो इसमें लिखेंगे ही कुड पास, ही कुड पास। अब क्या पास करेगा, एग्जाम पास करेगा कि क्या रेस पास करेगा, वो आप पर डिपेंड करता है। ही कुड पास इफ ही स्टडीड प्रॉपरली, अगर वह सही तरीके से पढ़ता, अगर वह सही तरीके से पढ़ता तो वह पास कर जाता था। क्या करता, पास, एग्जाम पास करता। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी को बता रहा है और अनिश्चितता का भी बोध करा रहा है। सही तरीके से पढ़ता है तो क्या गारंटी है कि पास कर जाता, इंडेफिनिटनेस है, लेकिन संभावना तो है ना पास कर जाता। तो इस तरह से संभावना का बोध कराने के लिए और अनसर्टेनिटी का बोध कराने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में पास्ट इक्विवेलेंट, पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म के रूप में प्रोपरली, PROPRLY, प्रोपरली, तो पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात नरेशन में, जब आप नरेशन बनाओगे
तो वहां पर इसका प्रयोग होगा। या इसको आप लिख लो इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज लिख दे रहे हैं, कैन की जगह कुड का प्रयोग किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में कैन की जगह कुड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे आप लिखोगे सालू सेड, अब यहाँ दैट कर देते हैं तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट स्पीच का एक उदाहरण एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसको जो है इनडायरेक्ट बना के आप लोगों को बता देते हैं। स्पीच में सालू सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम या आई कैन सॉल्व दिस सम, ठीक है। सालू सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम या सॉल्व दिस सम। अब देखिए जब इसका नरेशन बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा सालू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट बन जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट होगा, और आई जो है सालू के अनुसार सी हो जाएगा। सालू एक लड़की का नाम है इसलिए ये फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और कैन जो है यहाँ पर कुड हो जाएगा। कैन क्या होगा? कुड होगा। तो यही पास्ट इक्विवेलेंट मतलब पास्ट फॉर्म में कैन का प्रयोग जो है कुड के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा यूज अक्सर होता है। तो सी कैन की जगह कुड हो गया, और बाकी बात इसको जोड़ दीजिए सॉल्व। और ये भी याद रखेंगे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी, जैसे दिस दैट दिस दोज, ये हियर नाउ, ये सब भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब। तो यहाँ हो जाएगा सालू सेड दैट सी कुड सॉल्व दिस, जो है ये दैट हो जाएगा। दिस क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा, दैट प्रॉब्लम। दिस क्या होगा? दैट प्रॉब्लम। यहाँ सालू सेड दैट सी कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ये रहा आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कैन जो है कुड के रूप में यूज किया जाता है। बस ये 4 यूज है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ कुड। मतलब सबसे पहला था पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, सेकंड में लिखाया था मैंने पास्ट हैबिट या पास्ट एबिलिटी या कैपेसिटी को बताने के लिए, थर्ड में मैंने लिखाया पॉसिबिलिटी या सर्टेनिटी, और लास्ट में मतलब फोर्थ में लिखा है मैंने पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म के रूप में, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में कैन की जगह कुड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये था कुड का प्रयोग। सॉल्व दैट प्रॉब्लम, सालू कही कि सी कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, वह उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी। इसका हिंदी ये इस तरह से ये 4 यूज है। अब ये देखिए ये था। तबस्सुम का कमेंट है कि दिख रहा है बोर्ड? तबस्सुम का कमेंट था कि सर तभी कुड आई हैव होगा। कमेंट कर दोगे सबके कमेंट का जवाब मैं दूंगा कि कुड आई हैव होगा या कुड हैव आई होगा। ये देखिए ये वाला सही है, तो याद रखेंगे जब भी इन तबस्सुम ये ऊपर वाला सही होगा। जब भी कभी मॉडल एग्री वर्ब का प्रयोग करोगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होगा तो एक ही एग्री वर्ब पहले लिखा जाता है, उसके बाद जितना एग्री वर्ब हो या मेन वर्ब हो वो सब्जेक्ट के बाद होगा। एक साथ 2 वर्ब नहीं आएगा तुरंत इंट्रोगेटिव सेंटेंस में।
इसलिए यहाँ पर कोड, फिर बीच में सब्जेक्ट, तब आगे वर्ब होगा। इसलिए नीचे वाला गलत है, ये ऊपर वाला सही है। चलिए देखिए, ये था आपका, ये इनडायरेक्ट मैं बता दे रहा हूं, सुन लो कि इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप डायरेक्ट स्पीच पर होगे, ये ग्रामर का एक पार्ट है जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है, 10th में भी और 12th में भी, और कंपटीशन में तो रहता ही है, ये अक्सर रहता है, सारे कंपटीशन में रहेगा जिसमें इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा उसमें। कि उसमें 2 पार्ट आता है, ये देखिए, तो ये डायरेक्ट स्पीच में 2 पार्ट है, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच और ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब के आगे जब ऑब्जेक्ट रहे तो सेड को टोल्ड में बदलते हैं, आस्क में बदलते हैं, फॉरवर्ड में ढेर सारे वर्ड बदलते हैं वर्ब में, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच यहाँ असर्टिव सेंटेंस है इसलिए सेड ही रह गया क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सालू सेड रह गया और कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट आया। उसके बाद ये आई फर्स्ट पर्सन है, आपको भी फर्स्ट पर्सन क्या होता है कभी भेंट ही नहीं किए हैं तो टेंशन तो होगा ही, कुछ समझेंगे नहीं, तो आई ये फर्स्ट पर्सन है। और इसके लिए आप मेरे दूसरे क्लास में ज्वाइन कर लोगे, उसमें सब कुछ मिल जाएगा कि आई कौन पर्सन है, कैसे है, क्या है, वैसे प्रोनाउन भी पढ़ाए थे हम, टोटल चीज बताए थे, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, वो टोटल एक एक करके बताए हम, बताया कि नहीं। तो इस तरह से ये आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलता है तो उसका नियम है कि फर्स्ट पर्सन इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो आई फर्स्ट पर्सन है, सालू के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि सालू जो है किसी गर्ल का नाम है, इसका प्रोनाउन सी होगा। और अभी तुरंत बताया कि इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के जगह वुड का प्रयोग किया जाता है, तो ये तो डायरेक्ट है। अब जहां कैन है वहां क्या लिखेंगे, वुड लिखेंगे। यहाँ में रहता तो माइट लिखते, यहाँ में रहता क्या लिखते, माइट लिखते। यहाँ आई यहाँ पे सी हो गया और कैन जो है वुड हो गया, फिर सॉल्व भी रह जाएगा। अब दिस जो है ये दैट में बदलता है इनडायरेक्ट स्पीच में, ये भी जानना पड़ेगा। तो दिस दैट हो गया और प्रॉब्लम होगी। अब जब नरेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप नरेशन जो पढ़ाएंगे एक करके आपको टोटल चीज बताएंगे वहां पर। हाँ बोलिए। अब वही चीज तो बता रहे हैं, तो वो नियम है दिस दैट में कैसे बदलता है, पास्ट टेंस में है। अभी हम जैसे बोल दिए कि कल की क्लास, अब चलो हम इसी पर चर्चा करते हैं कैसे बदलता है। हम 1 मिनट इसको मिटा दें पहले, कुछ नहीं। अब दिस बताया था ना मैंने, प्रोनाउन पढ़ा रहा था, तो प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था मैं, प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था ना जी अमन। हाँ सर, तो उसको याद रखोगे तब ना है, इसका मतलब पप्पो को नहीं याद रखते हो तो दिस दैट को क्या याद रखोगे। अब तुम पापा को नहीं पहचान पा रहे हो, बुढ़ारी में सेवा कैसे करेगा जी, हमको तो समझ नहीं आ रहा है। देखो, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाए थे, उसके बाद जस्ट कुछ दिन पहले ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी मैंने पढ़ाया था, उसमें बताया था दिस दैट these those such the same any certain, इसी ढेर सारा है, बताया था, लिखाया था मैंने कि जब दिस दैट दीज दोज के बाद कोई वर्ब रहे तब वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जब दिस दैट दीज दोज के बाद या सच सम एनी सर्टेन के बाद कोई नाउन रहे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। पढ़ाया था कि नहीं, लिखाया था कि नहीं। तो उस समय तो आपको समझना चाहिए ना कि ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो ये आप तो पहचान गए ना, ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। तो फिर सवाल कर रहे हो भाई कि ये हम पहचानेंगे कैसे, पढ़ा दिए हैं फिर पूछ रहे हैं पहचानेंगे कैसे, तो जो लिखा दिए कि भाई ये है, पहचानोगे ना। बात समझ में आई। अब एक एक चीज मैं तोड़ के बता दे रहा हूं, लेकिन आप लोग उधर से
इधर पढ़ते हो उधर छोड़ते हो, मतलब आगू दौड़ पीछू छोड़, घर में जो तो चौकी में बिहार वाला काम करे छे खाली करता बदले नहीं था। इतना कितना सिंपल सा क्वेश्चन मैंने तुमको दिया कि आपके पापा हैं, आप कैसे पहचानते हो, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। आप लोग दोगे जी? अरे भाई रितेश, बचपन से बताया गया है, आपके पापा हैं, आप कैसे पहचानोगे? शकल मिलता है? अरे बाबा, हमको तो अभी बड़ी दूर तक की बात याद आती है। आज पहले जब बच्चा जन्म लेता था ना, कहता था बाप रे बाप, नाक गलो या बाप पर, अरे बाबा रंग गलो या चचा पर, हाँ? अगर दे दशा जनना पर, हाँ? आजकल जब बच्चा जन्म लेता कहते बाप रे बाप, मुंह तो लगे शाहरुख खान ने, मतलब शाहरुख खान बाबू भगला है, हाँ? जन्म कोई लेता है, पाल पोस कोई देता है, इसका मतलब वही हो गया बाबू। अब खुल के बोलिए भाई, हम टेंशन क्या लेते हैं, सब लोग सीख रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी आ गया तो क्या करेंगे? देखिए, इसका कुछ नहीं कारण है। हमारी माँ हमें बताती है कि बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, और हम इंटरएक्शन में सीख जाते हैं। माँ के बताए हुए शब्दों से हम लोग क्या करते हैं, इंटरएक्शन में सीखते हैं। इंटरएक्शन मतलब देखा देखी में, सुनते सुनते और पहचानते पहचानते जो है ना, हमारे आंखों में उसका फोटो छप जाता है एकदम, ठीक है, परमानेंट मार्कर से लिखा चला जाता है फोटो पापा जी का। अब यही पापा जी, सपनों में कोई जगह है, आवाज ही पहचान गए, बेटा हाँ पापा अभी कुछ देर के बाद। तो वो इंटरएक्शन से हमारी माँ मुझे सिखा देती है। पहली बात ये, पालने पोसने से नहीं, जन्म लेता है कहीं, पाला पोसा जाता है कहीं, कोई और पालते हैं, उससे नहीं, इंटरेक्शन से। माँ बताती है बेटा यही है तुम्हारे पापा। माँ अगर गलत बता दी कि जन्म किसी और पिता के द्वारा हुआ है, अगर माँ कह दी बचपन से कि बेटा तुम्हारा बाप ये है, तो आप उसी को बाप कहोगे, आप उसी को बाप कहोगे। नहीं तो एक मूवी की मैं बात बता रहा हूं, आदमी खिलौना है, ठीक है, मूवी का नाम है आदमी खिलौना है, हीरो अब कौन है मुझे पता नहीं है। उस, हाँ ठीक है, उसमें आप देखोगे तो एक जो छोटा भाई है, उसकी वाइफ को जो है ना बच्चा नहीं होता है, तो बड़े भाई की वाइफ जो है अपना बेटा ही उसको देता है, वो छोटा बच्चा होता है। उसके बाद छोटा बच्चा उसको आंटी आंटी पहले कहता है, लेकिन पालते 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 जो है ना, वो इतना लाड़ प्यार दी कि उसको मम्मी कहने लगा। और बाद में पता चला कि ये इसका बेटा नहीं है, वो छीन लाई, फिर बाद में घर बर्बाद हो गया, फिर आपस में जाकर के वो मम्मी मम्मी कहने लगी। लेकिन जानते हैं क्या हुआ, उसकी माँ, अपनी माँ उसको उठा लाई अपने यहाँ, अपनी माँ को बचा कर रहा आंटी, जो मम्मी पाल पोस के बड़ा कर दी थी, जन्म नहीं दी थी, उसको कह रहा था वो बच्चा मम्मी। कितनों समझाया, कितनों समझाया, फिर भी उसको मम्मी नहीं कहा। पालने पोसने वाली वो आंटी को वो बच्चा मम्मी कहता है, मम्मी मेरी मम्मी मेरी मम्मी। अंत में उस बच्चे को उसी मम्मी के पास पहुंचाया गया, तब जाके बच्चा ठीक हुआ। तो कहने का मतलब, मम्मी जिसके बारे में बता देगी कि ये तुम्हारा बाप है, तो बच्चा वही सीखेगा यही मेरा बाप। गलत आदमी के बारे में कह दे बाप है तो बाप कहेगा। देखिएगा किसी किसी बच्चे को बचपन में क्या करेंगे, अंकल सब मजाक में करते हैं, हमको हम तुम्हारे पापा है, असली पापा कहीं वो अंकल है। बच्चा सीख जाता है, वो बगले जो है ना अंकल को पापा कहते हैं, पापा को अंकल कहते हैं कि नहीं, ऐसा होता है ना। तो रियल चीज जो है, ये व्यवहारिक मैं बात बता रहा हूँ, तो ये व्यवहार से लिया गया चीज है कि वहां पर सिखाया गया जिस चीज के बारे में माँ के द्वारा, वही चीज प्रूव करता कि मेरे बाप है। कंफर्म हो गए? इसलिए मैंने आपको बता दिया था पहले कि भाई ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, तो याद नहीं रखिएगा तो क्या कीजिएगा, तो इसी तरह ना पूछिएगा। चलिए दूसरा कारण, और ये तो मैं व्यवहार से, इंटरएक्शन से, और दूसरा कारण है कि यही मेरे बाप हैं, ये कैसे बताएंगे, साबित कैसे करेंगे। तो बायोलॉजी तो पढ़ते होंगे आप लोग, डीएनए आरएनए, डीएनए टेस्ट करा लीजिए, दोनों का डीएनए मिल गया तो पापा, नहीं मिला तो पापा नहीं है, आप पूरा खुश, बकलोल का नहीं।
चलो देखो, हो गया ना। तो इस तरह से देखिए, क्वेश्चन भी कीजिए, थोड़ा लॉजिक वाला कीजिए, ताकि मुझे भी कहने में अच्छा लगेगा। पढ़ते हैं नहीं बस ऐसे। नेहा कुछ कह रही थी तुम? अमन ऑफ कीजिए कैमरा, ये माइक ऑफ कीजिए। और चलो, तभी से नहीं बोल रही थी। चलिए आगे देखिए, क्या बोले। और जोर से बोलिएगा तभी ना, हम आप जानते हैं कि शुरू से हम ऊंचे सुनते हैं। आप देखिए, अब सुन रहे हैं हम, ठीक है। थैंक यू, आप बोले, आपको इसके लिए अलग से डबल थैंक यू। देखिए, तो ये रहा डेमोन्स्ट्रेटिव, ये दिस दैट इस तरह से पहचानेंगे। तो मैं बता रहा था, हाँ, नरेशन की कैसे पहचानेंगे और कैसे वो दिस में दैट बदल जाता है, इसका आंसर बाकी है। चलिए, मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, एक आवश्यक सूचना। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि कल मैं पटना जा रहा हूं, मतलब आज मैं पटना जाऊं, कल को छोड़ो भाई, आज मैं पटना जा रहा हूं इस काम को करने। आवश्यक सूचना, सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि इस काम को करने या इस काम हेतु मैं पटना जा रहा हूं, इसलिए क्लास बंद रहेगी। क्लियर, सुन लिया सबने? अब घर जाओगे, क्लास नहीं करने आओगे आप, क्योंकि पता है कि आज इस क्लास में छुट्टी है। मम्मी उधर से आई कि बेटा जगो, जाओ क्लास करने, तो आप क्या कहोगे? आवश्यक सूचना, सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि इस काम हेतु मैं पटना जा रहा हूं, इसलिए कल क्लास बंद रहेगी। यही बात कहोगे? बताओ, यही कहोगे या उसमें चेंज करोगे? अमन, अमन, उसमें चेंज करोगे ना आप ऐसे बोलोगे कि हाँ मम्मी, सर जो है ना, आज हम बोले थे कल जाएंगे, तो आप कहोगे सर जो है ना आज पटना गए हैं वो काम करने के लिए, मतलब सर के पास एक काम है, उसको करने के लिए गए हैं। इसको नहीं कहेंगे आप, उसको करने के लिए गए हैं, इसलिए आज क्लास बंद है। हम बोले थे कल क्लास बंद रहेगी, हम बोले थे कल क्लास बंद रहेगी, आप उस कल को बदल दिए कि आज क्लास बंद रहेगी, इसलिए हम छुट्टी मना रहे हैं, आज स्लीपिंग डे है एकदम। आप बदले कि नहीं बदले भाई? हैं? आप बदल दिए ना? तो बिल्कुल वही कंडीशन है नरेशन में, भाव को देख करके उसके मीनिंग को बचाने के लिए, सेंस को बरकरार रखने के लिए दिस को दैट में बदल देते हैं, आज को कल में बदल देते हैं, कल को आज बदल देते हैं, यहाँ को वहां में बदल देते हैं, इसको उसको में बदल देते हैं, ठीक है, इनको उनको में बदलते हैं। इतनी बात है। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो। वाई ओ हैंड इज फेवरेट, क्या जानना है इसमें? एक मिनट, बारी बारी से कोई धड़फड़ाना नहीं है। हाँ अभिमन्यु, आप क्या जानना चाहते हो? अब देखिए, हाथ कांपता क्यों है? सबसे बड़ी बात है, हाथ होता नहीं है, हाथ होता नहीं है, होता है हाथ। क्या होता है? हाथ होता है। आप कहते हो हाथ, चलो हाथ नहीं होता है। पहली बात है, हाथ कांपता क्यों है, इसका ढेर सारा, पहली बात है कि वीकनेस है शरीर में, एक। दो नंबर में पैरालिसिस, यानी कि बीपी कम होता है, कभी यानी लो होता है, कभी हाई होता है। और दो कारण, तीसरा कारण है जब आदमी गुस्सा आता है तो पूरी बॉडी कांपने लगता है, ठीक है। ये तीन चीजें, मतलब एक वीकनेस के कारण, दूसरा बीपी हाई या लो होता है, उस कंडीशन में भी बॉडी कांपता है, तो हाथ कांपता थरथराता है। और तीसरा कारण है, क्या बताया था? हाँ, गुस्सा जब बहुत करेंगे तब कांपता है। हाँ बोलिए, और कोई क्वेश्चन?
हाँ जी। अच्छा विकास जी, आप इससे पहले मेरे क्लास में पढ़ते थे? एक- अच्छा वो पूछ रहे हैं, उनको पूछने दीजिए। आप इससे पहले पढ़ते थे विकास जी? 10 रोज गए थे फिर छोड़ दिए थे, चलिए देखिए। तो जिस ऐप पर, हाँ पूछ रहे हैं सब सब ठीक। अब देखिए, अब उस पर मैं सवाल नहीं करूंगा। वो जो पूछ रहे थे, अब हर बात में जब मैं ग्रामेटिकल एरर ढूंढ के कह दूंगा, फिर वो क्वेश्चन ही करना छोड़ देंगे अंग्रेजी में। इस तरह सीख तो रहे हैं ना। हाँ देखिए, वहां पर बोलते वक्त जो है ना ग्रामर को नहीं देखिए। हाँ ट्रांसलेशन बनाते वक्त हम बता देते कि यहाँ पे गलत है। ठीक है ना। फिर आगे, वाई इज द हैंड वाइब्रेट होगा, ऐसे होगा। एग्री वर्ब, वाई के डबल एच वर्ड के बगल में एग्री वर्ब लगेगा, ठीक है। तब आगे होगा। खैर चलिए, नो मेंशन अभिमन्यु इसके लिए। चलिए विकास जी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। CCQ, इसका मतलब आपके ऐप में एक लोगो लगा हुआ है, देखिएगा। जब जैसे ही आप टीचमेंट ऐप खोलिएगा या या यूट्यूब खोलिएगा तो उसमें लोगो लगा हुआ है कैम्ब्रिज कैरियर क्वेस्ट का। CCQ का मतलब होता है कैम्ब्रिज, CMBRIDGE, कैम्ब्रिज कैरियर क्वेस्ट। कैम्ब्रिज कैरियर क्वेस्ट, कैम्ब्रिज एक नाम हो गया, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का, लंदन में है। और कैरियर का मतलब होता है, कैरियर तो जानते ही है, जीवन पथ होता है, मार्गदर्शन होता है। और क्वेस्ट मीन्स होता है रिसर्च करना, अनुसंधान करना, खोज करना, कि आपके जीवन का जो मार्ग है, उस कैरियर है, उसको उसका रिसर्च किया जाता है, उसको खोज किया जाता है। वही मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है। और क्वेश्चन?